कहानी का शीर्षक है एक कप चाय। अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई मनोरमा जी निशिकांत जी को एक अजनबी महिला लग रही थी। और अजनबी लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि निशिकांत जी अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी, अपनी जीवन संगिनी मनोरमा जी के लिए कभी उतना परेशान हुए ही नहीं थे, ना ही उनके ऊपर कभी कोई विशेष ध्यान दिया था। मनोरमा जी ने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा था, तो घर तो हमेशा सुचारू रूप से चलता हुआ आ ही रहा था। घर से भी ज्यादा उनके अपने कार्यक्रम अपने अनुसार अपने तयशुदा समय से ही होते आ रहे थे। सुबह को निशिकांत जी सैर के लिए निकल जाते थे, शाम को टेनिस भी जरूर खेलते थे, रात को टीवी देखते हुए डिनर लेते और फिर कोई पत्रिका पढ़ते पढ़ते सो जाते। उनकी अपनी दुनिया थी, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने अपने ही अहंकार का जाल बुनकर अपने आप को एक कटघरे में कैद कर लिया था। उनका शरीर कसा हुआ और स्वस्थ तो था ही। निशिकांत जी ने कभी सोचने की या जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि मनोरमा जी की दिनचर्या क्या है। दिनचर्या तो बहुत दूर की बात, उन्हें तो अपनी पत्नी मनोरमा का पुराना चेहरा भी याद नहीं रह गया था, जो उन्होंने विवाह के समय और उसके बाद के कुछ अरसे तक देखा था। निशिकांत को लगा कि यदि वे कहीं बाहर अपनी पत्नी मनोरमा जी से मिलते तो शायद मनोरमा जी को पहचान ही नहीं पाते कि यह उनकी पत्नी यानी उनकी जीवन संगिनी है। क्या मनोरमा जी के साथ भी ऐसा ही था? क्या वो भी उन्हें पहचान नहीं पाती? निशिकांत जी यही सोच रहे थे, परंतु अधिक देर उन्हें सोचना नहीं पड़ा। उन्हें ख्याल आया कि मनोरमा तो उन्हें उनके कदमों की आहट से तथा कहीं बाहर से आने पर बिना देखे ही उनके तन से आने वाली सुगंध से और मात्र उनके कदमों की चाप से ही उन्हें पहचान लेती थी। कितनी ही बार उन्हें अपने ही द्वारा रखी हुई चीज नहीं मिलती है, आखिर भूल जाते थे और फिर वह मनोरमा जी पर झल्लाते रहते थे। लेकिन मनोरमा जी चुटकी बजाते ही उस चीज को उनके सामने पेश कर देती थी। पिछले कई दिनों से निशिकांत जी अस्पताल में बस सोच विचार में ही डूबे रहते थे। बेटे सजल ने उनसे कहा, पापा आप घर जाकर आराम कीजिए, माँ जब भी होश में आएंगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा। बहू रीना ने भी विनती करते हुए कहा कि पापा आप घर चलिए, परंतु निशिकांत जी नहीं माने। निशिकांत जी का यूं चिंतित, उदास और हारा हुआ निराश सा चेहरा इस घर में पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था। सदा ही उन्हें गर्व और आत्मविश्वास भरा रहता था। आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव उनकी हर बात में झलकता था। निशिकांत जी तो हमेशा अपने दोस्तों की हंसी उड़ाते थे कि तुम सब बीवी के गुलाम हो। पत्नी की मदद करने वाले दोस्तों को वे गुलाम और चापलूस समझते थे। आज अस्पताल में मनोरमा के पास बैठे हुए निशिकांत से सोच रहे थे कि मनोरमा से हंसकर बातचीत किए हुए कितना समय बीत चुका है। बेचारी मशीन की तरह दिन भर काम करती रहती थी। आज वे सोच रहे थे कि उन्हें पहले कभी ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ कि मनोरमा को भी बदलाव चाहिए। एक शाम जब वे क्लब से खेल कर लौटे तो देखा कि घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और स्ट्रेचर पर लेटी हुई मनोरमा को उस एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा है। उस समय भी तो
अपने खास गर्वीले अंदाज में ही उन्होंने पूछा था कि एम्बुलेंस आने लायक ऐसा क्या हो गया है। फिर बेटे बहू का उतरा चेहरा और पोते बंटी की छलकती आंखों ने उन्हें एहसास दिलाया कि बात गंभीर है। बहू रीना ने होले से बताया, पापा जी, माँ जी बैठे बैठे अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने अस्पताल में एडमिट कराने को कहा है। यह सुनकर भी उन्हें चिंता के बजाय गुस्सा ही आया। जरूर व्रत उपवास से ऐसा हुआ होगा या बाहर से समोसे वगैरह खाए होंगे। यह सुनकर बेटा पहली बार उनसे नाराज हुआ। बस कीजिए पापा, कुछ तो ख्याल कीजिए। माँ की हालत चिंताजनक है और आप हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो अकेले हो जाएंगे आप। मगर आप हैं कि तभी सजल का 12 वर्षीय बेटा बंटी अपने पिता को सांत्वना देते हुए बोल रहा था, नहीं पापा, दादी को कुछ नहीं होगा। फिर वह अपने दादाजी की ओर मुड़कर बोला, दादू, आपको यह भी नहीं पता कि दादी बाजार का कभी कुछ नहीं खाती हैं। उस समय उन्होंने पोते के चेहरे पर खुद के लिए अवज्ञा व अनादर की हल्की सी झलक देखी। उसके बाद निशिकांत जी का कुछ भी बोलने का साहस न हुआ। उनका भय बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर जांच कर रहे थे। एकदम ठीक ठाक कुछ भी कहने की स्थिति में डॉक्टर्स भी नहीं थे। मनोरमा जी की बेहोशी कब टूटेगी, इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी निशिकांत जी को एक बात याद आई। कुछ बरस पहले मनोरमा जी के घुटनों में सूजन आने लगी थी। वे गठिया रोग से परेशान रहने लगी थी। तीसरे प्रहर लगभग 4 बजे उन्हें चाय की तलब होती थी। वह अक्सर यही सोचती कि काश कोई चाय ही बनाकर पिला दे मुझे, तो फिर मैं भी उठकर बाकी घर के और काम कर लूं। बहू दफ्तर से शाम तक ही आती। एक दिन असहनीय दर्द में मनोरमा जी ने निशिकांत जी से कहा, सुनो जी, आज तो अपने हाथ की मुझे अच्छी सी चाय बनाकर पिला ही दीजिए ना। अपने ही हाथ की बनाई हुई चाय पी पी कर थक गई हूं मैं। परंतु निशिकांत जी मनोरमा जी पर झल्लाते हुए बोले, और भेजो बहू को दफ्तर। वह अगर घर संभालती तो तुम्हें भी आराम ही होता। हालांकि निशिकांत जी अच्छी तरह से जानते थे कि अब महिलाओं को केवल घर से बांधकर रखने का जमाना नहीं रह गया। परंतु अपनी गलत बात को भी सही साबित करने से ही तो उनके अहंकार की पुष्टि होती थी। एक माह पूर्व की बात है। रात को परिवार के सभी सदस्य साथ में बैठकर भोजन कर रहे थे। निशिकांत जी हमेशा की तरह अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करके हाथ धोकर वहीं दूसरी कुर्सी पर बैठ गए और टीवी देखने लगे। अचानक बंटी ने पूछा, दादाजी, क्या आप दादी जी में कुछ फर्क देख रहे हैं? निशिकांत जी ने टीवी पर से नजर हटाए बिना ही बंटी से पूछा, कैसा फर्क बंटी? दादाजी, पहले दादी जी को देखिए ना, तभी तो पता चलेगा आपको। बेचारी मनोरमा जी अपने आप में ही सिमटी जा रही थी। निशिकांत जी ने एक उड़ती सी नजर मनोरमा जी पर डाली और बोले, नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है। दादाजी, आप दादी जी को ठीक से देख ही कहाँ रहे हैं, तो फिर फर्क कैसे महसूस होगा आपको? बंटी निराशा से बोला,
बस इस बीच बहू बेटा दोनों मुस्कुराते रहे। तभी बंटी ने बड़ी ही मासूमियत और लाड से अपने पापा से पूछा, पापा बोलिए ना, क्या मैं दादाजी को बता दूं? फिर वह गंभीर स्वर में बोला, दादाजी, दादी को दोपहर की चाय कौन बनाकर पिलाता है, बता सकते हैं? अपने दादाजी के कुछ बोलने से पहले ही छाती तानते हुए वह बोला, और कौन पिलाएगा सिवा मास्टर बंटी के? अच्छा, तू चाय बनाकर पिलाता है? निशिकांत जी अविश्वास से हंसते हुए बोले, क्यों दादाजी, मैं क्या अब छोटा बच्चा हूँ? दादी जी से पूछिए, उनकी पसंद की कितनी अच्छी चाय बनाकर पिलाता हूं मैं दादी जी को। उस समय निशिकांत को लगा था कि पोते ने उन्हें मात दे दी। उनके बेटे ने तो उनसे कभी खुलकर बात भी नहीं की थी, क्योंकि उनका खोखला अहंकार उन्हें बाध्य कर रहा था कि वह बंटी के विषय में भी वही ख्याल बनाए जो अन्य पुरुषों के विषय में उनके ख्याल थे। यानी यह चाय आदि बनाने के काम पुरुषों के नहीं होते हैं। उन्हें लगा कि बस बंटी की जब शादी हो जाएगी तो यह तो बस अपनी बीवी की मदद करते हुए ही जिंदगी बिता देगा। ऐसे लोगों के प्रति उनकी राय कभी भी अच्छी और सम्मान वाली नहीं रही। अस्पताल में बैठे बैठे न जाने क्यों उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वह भी चाय बनाना सीख ही ले। मनोरमा को होश आते ही अपने हाथ की बनी एक कप चाय पिलाएंगे तो उसे कितना अच्छा लगेगा। अपनी सोच में आए इस क्रांतिकारी परिवर्तन से वे सुबह भी स्वयं भी आश्चर्य से भर गए। एक दिन निशिकांत जी बंटी से बोले, आज जब जब भी तू चाय बनाए तो मुझे बताना कि कितना पानी, कितनी चीनी और दूध वगैरह कब डालना है। सब बताएगा ना मुझे? ठीक है दादाजी, जब मैं चाय बनाऊंगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा। आजकल तो केवल आपके लिए बनती है चाय। वैसे दादी की और मेरी चाय में दूध और चीनी कुछ ज्यादा होती है। तुम नहीं पियोगे? जब से दादी अस्पताल गई है मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। कहते कहते बंटी की आंखों में आंसू भर आए। आज से हम दोनों साथ साथ चाय पिएंगे। आज मैं बनाना सीख लूंगा तो कल से खुद बनाऊंगा। बंटी सुबक सुबक कर रोने लगा। नहीं दादाजी, जब तक दादी जी ठीक नहीं हो जाएंगी मैं चाय नहीं पीऊंगा। निशिकांत जी को पहली बार लगा कि मनोरमा के घर में कोई हैसियत है, बल्कि हल्की सी ईर्ष्या भी हुई कि उसने बहू व पोते पर जादू सा कर दिया है। बंटी को गले लगाते हुए वे बोले, तो तुम अपनी दादी को बहुत प्यार करते हो ना? क्यों नहीं तो क्या, क्यों नहीं करूंगा? दादी को मैं इतना प्यार, मेरी दादी है भी तो इतनी प्यारी। मेरे कितने दोस्तों की दादियां दिन भर चिक चिक करती रहती हैं, घर में सबको डांटती रहती है, पर मेरी दादी तो सभी को केवल प्यार करती हैं और मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। मालूम है, मुझे उन्होंने ही कैरम व शतरंज खेलना सिखाया। माँ भी हमेशा दादी की तारीफ करती हैं। बिना दादी जी के तो हम लोग उनके प्यार को तरस जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तेरी दादी को जल्दी ही होश आ जाएगा। फिर हम तीनों साथ साथ चाय पिएंगे। पहली बार
निशिकांत जी को अपनी आवाज में कंपन महसूस हुआ। उस दिन उन्होंने चाय बनानी सीख ही ली। बंटी को खुश करने के लिए उन्हें अचानक एक तरकीब सूझी। क्यों ना ऐसा करें, हम रोज दोपहर की चाय बनाकर अस्पताल ले जाएं। किसी दिन तो तुम्हारी दादी होश में आएंगी, फिर तीनों साथ साथ चाय पिएंगे। बंटी उनकी बात से बहुत उत्साहित तो नहीं हुआ, पर न जाने क्यों दिल उनकी बात मानने को तैयार हो रहा था। अगले दिन दोपहर को अस्पताल से फोन आया। बहू बोल रही थी, पापा, माँ जी होश में आ गई है। आप बंटी को लेकर तुरंत अस्पताल आ जाइए। बेटे ने अस्पताल से फोन किया। निशिकांत जी बच्चों की तरह उत्साह से भर उठे। जल्दी जल्दी चाय बनाकर थर्मस में भरकर साथ ले गए। अस्पताल जाकर देखा तो वहां मनोरमा मनोरमा जी पलंग पर लेटी तो जरूर थी, पर डॉक्टर्स, नर्सों और दूसरे कर्मचारियों के खड़े रहने से दिख नहीं पा रही थी। बंटी किसी तरह पलंग के पास पहुंचकर दादी की नजर पड़ने का इंतजार करने लगा। निशिकांत जी के मन में बस एक ही बात थी कि थर्मस में से अपने हाथ की बनी चाय पिलाकर मनोरमा जी को चकित कर दे। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वह वास्तव में होश में आ गई है या नहीं, और डॉक्टर क्या कह रहे हैं। बस कप में चाय भरकर मनोरमा जी के पास खड़े हो गए। मनोरमा जी बंटी को देख रही थी और बंटी उनके हाथ को सहला रहा था। डॉक्टर ने निशिकांत जी को देखा और कहा, यह आप कप में क्या लाए हैं? जी, इन्हें पिलाने के लिए चाय लाया हूँ। निशिकांत जी की इच्छा हो रही थी कि कहे अपने हाथ की बनी, पर संकोच आड़े आ रहा था। नहीं, अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं पूरा डाइट चार्ट बनाकर देता हूँ। उसी हिसाब और समय से इन्हें वही चीजें दें जो मैं लिख कर दूं। चीनी, चावल, आलू, घी, वसा सब एकदम बंद। शक्कर वाली चाय तो इनके पास भी मत लाइए। निशिकांत जी चाय का प्याला हाथ में लिए बुत की तरह खड़े रह गए, और बंटी नर्स के द्वारा लाया गया सूप छोटे से चम्मच से बड़े प्यार और जतन से अपनी दादी के मुंह में डाल रहा था। और मनोरमा जी हाथ में चाय का कप लेकर खड़े हुए निशिकांत जी को अध खुली आंखों से देख रही थी, और मन ही मन कह रही थी कि चलो जी, आखिर आपको अपनी जीवन संगिनी का ख्याल तो आया। कोई बात नहीं जी, घर जब पहुंच जाऊंगी तो रोज आपके हाथ की बनी हुई चाय ही पीऊंगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।